सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसा ही स्टूडेंट है जिस पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के गेस्ट की, रिदम केडिया की, जिन्होंने जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है अपनी कड़ी मेहनत के जरिए। तो चलिए इनकी सक्सेस जर्नी जानेंगे कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। वेलकम करती हूँ मैं रिदम का। रिदम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा रिदम, कैसा लग रहा है? जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं और उसमें इतनी अच्छी रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अचीवमेंट के बाद कैसा लग रहा है? नहीं, डेफिनेटली एक प्राउड फीलिंग है और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ऐसा अनसर्टेन एग्ज़ाम है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होने वाला है। वो एक दिन पे डिपेंड करता है कि उस दिन आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा रिदम, अगर मैं घर की बात करूँ, फैमिली में सबका क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं और मेरी ये रैंक आ रही है? रिजल्ट के आने के बाद की खुशी कैसी है घर में? वो मतलब घर वाले तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा होप्स भी रहती है कभी कभी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एक बहुत अच्छा फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है बहुत। तो वो बहुत खुश हैं उसके बाद। अच्छा रिदम, क्या हमेशा से ही था कि मुझे यही करना है, मुझे आईआईटीएन ही बनना है, मुझे जेईई के लिए प्रिपेयर करना है, या एक समय के बाद खुद को समझते समझते जाना कि मैं किस तरफ ज़्यादा अच्छा हूँ या मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हूँ? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? तो जब मैं स्कूल में था तो तब जैसे 6th क्लास से ही हमें साइंस में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग से पढ़ाने लग गए थे। तो अ, मेरा बड़ा भाई जो था वो काफ़ी चीज़ों में मुझे गाइड करता था। तो अ, मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने 9th में मैंने 11th में फिर मैथ्स चूज़ की और फिर उसके बाद रास्ता बनते गया। फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते गई उस हिसाब से मैंने करा। तो ओके। अच्छा रिदम, फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है? फैमिली में मेरे फादर बिजनेस करते हैं, मेरी मदर होम मेकर है और मेरा भाई अभी ग्रेजुएशन पास किया है जस्ट उसने आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से। मुझे लगता है अधिकतर स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज जो होता है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। बहुत सारी गाइडेंस आपको अपने बड़े भाई से निश्चित तौर पर मिली होगी। कोटा आना ही आपने क्यों तय किया रिदम? एक ऐसा शहर जिसके बारे में मुझे लगता है हर कोई जानता है, जो हर कोई आकर अपने सपने की तैयारी करना चाहता है। आप कोटा को कैसे देखते हो? मतलब डेफिनेटली कोटा मतलब पूरी इंडिया में एजुकेशन सिटी नाम से फेमस है। तो कोटा, क्योंकि मतलब ऐसा सुना था कि यहाँ पे जाएंगे तो फिर हमें काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और जब मैं कोटा आया तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया। हर जगह मतलब स्टूडेंट्स हैं, हर जगह हॉस्टल्स हैं, कोचिंग्स हैं। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिससे कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं तो लोग यहाँ के जो लोकल पीपल है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था कोटा का। अच्छा रिदम, आपकी एकेडमिक जर्नी में अगर मैं जानना चाहूँ किस किस तरह के एग्ज़ाम आपने जेईई के अलावा दिए हैं और इस तरह के एग्ज़ाम क्यों देते रहना चाहिए एक स्टूडेंट को? मैं जब छोटा था तो 6th क्लास के आसपास जो ओलंपियाड्स होते हैं, एसओएफ के, सिल्वर जोन के और एलएनबी के एग्ज़ाम करवाते हैं टैलेंट एक्स नाम से, इन टाइप्स के एग्ज़ाम देता था। तो इन एग्ज़ाम से हमें पता चलता है कि ओवरऑल हमारी नेशनल स्टैंडिंग क्या है और हमें कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए चीज़ों के लिए। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट शुरू से ही मिलने लगता है। फिर उसके बाद मैंने 10th और 8th और 10th में ओलंपियाड्स की तैयारी की। ओलंपियाड्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जो होते हैं वो उनमें पूरे दुनिया से स्टूडेंट्स आके compete करते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। और फिर 11th में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया एक ओलंपियाड में, 2 ओलंपियाड्स में एक्चुअली, एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड। ओके। तो अच्छा रिदम, कौन कौन सी कंट्री आप अभी तक गए हो, जो भी आपने ओलंपियाड्स दिए हैं? और इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। आप अपने देश को अगर किसी और देश में जाकर रिप्रेजेंट करते हो, आपके नाम के साथ आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, ये खुशी अलग ही है। कहाँ कहाँ गए हो अभी तक आप? अभी तक मैं मंगोलिया जा चुका हूँ, फिर उसके बाद जापान गए थे हम, और उसके बाद मलेशिया, और अभी हमें प्रोबेबली फ्यूचर में हम ईरान जाने वाले हैं फॉर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड।
जेई एक तो इतना टफ एग्ज़ाम जिसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और ऐसे में बीच बीच में आप ओलंपियाड्स भी दे रहे थे। क्या कहीं जब भी ब्रेक लिया हो आपको लगा नहीं कि मुझे वापस से बैकलॉग भी रह जाएगा, उसे भी कवर करना पड़ेगा? कैसे ये सब कुछ मैनेज किया? तो मतलब ओलंपियाड्स के लिए डेफिनेटली मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि मैं फिज़िक्स ओलंपियाड में था, तो फिज़िक्स ओलंपियाड का सिलेबस काफ़ी कुछ कोहेरेंट है जेई से, तो मैं साथ साथ ही कर लेता था और फिज़िक्स में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट दे देता था। बट बैकलॉग इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि उसके लिए हमें 1-2 महीने का ब्रेक लेना पड़ता है। कभी कभी कैंप्स होते हैं, उसके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं फिर इंडिया कराती है जो, तो उनके लिए फिर ब्रेक लेना पड़ता है। तो फिर मैं जब रिटर्न आता था बाहर से, तो फिर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती थी, या फिर मैं लेक्चर्स देख लेता था, नोट्स ले लेता था और फिर उनसे प्रिपेयर कर लेता था खुद को। तो इस जर्नी में मुझे लगता है एलन सिस्टम ने आपकी काफ़ी हेल्प करी है कि जब भी आप वापस आ रहे हैं ओलंपियाड से, तो एटलीस्ट आपका जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाए, आप क्लास में सबके साथ हो जाओ। अच्छा चलिए क्लासरूम की बात करते हैं, किस तरह का माहौल एलन क्लासरूम में होता है, और साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोस्त कह लो, पीयर ग्रुप कह लो, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी जेई की जर्नी में? अब डेफिनेटली पीयर ग्रुप एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। वो हमारे साथ अगर अच्छे लोग रहते हैं तो वो हमें अच्छा बनने पे मजबूर कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप था हमारा। तो हमारी क्लासेस में भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहते थे हम सब। जैसे कोई भी हमसे क्लास में हमें क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो जनरली इस टाइप का रहता था कि कौन पहले कर रहा है, या फिर मतलब किसका आंसर मतलब करेक्ट है। तो एक अच्छा भी लगता है उससे, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती है, लेकिन हेल्दी स्पिरिट ज़रूरी है। ओके, लेकिन कंपटीशन की भावना कहीं ना कहीं भले वो हेल्दी मैनर में हो, बट होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। अच्छा, स्कूल से निकलने के बाद जब हम कोचिंग में जाते हैं, क्या डिफरेंस आपने पाया? आपको क्या लगता है? टीचर्स के पढ़ाने के वे में पूछ लो या क्लासरूम के माहौल में पूछ लो, कितना कुछ चेंज होता है? तो स्कूल्स में तो कंसेप्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जनरली, कुछ स्कूल्स में दिया जाता है, बट कोचिंग में आने के बाद कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब हमें कोई भी कंसेप्ट बता रहे हैं तो उसके हम तह तक जाते थे। तो और स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो उतना डाउट्स भी अप्रिशिएट नहीं करते, थोड़े बहुत इग्नोरेंट से रहते हैं वो। बट कोचिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा रहता है। ओके अच्छा, टीचर से कैसा बॉन्ड रखते हैं आप, अगर मैं जानना चाहूँ? जैसे क्योंकि टीचर से, मेंटर से जब हमारा बॉन्ड होता है तो मुझे लगता है एकेडमिक चीज़ों के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। अगर हमें कभी मार्क्स में कम टेस्ट में कम मार्क्स भी आ गए, तब भी हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं कि, क्योंकि होता है ना, जैसे जिस पीयर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, भले कॉम्पिटिशन हेल्दी क्यों ना हो, बट लगता है कि यार मैं भी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं मेहनत कहाँ कम छोड़ रहा हूँ कि इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कंटिन्यू कहीं अगर कम आ रहे हैं तो क्या उसमें भी मेंटर और आपका टीचर हेल्प करता है? हाँ, तो जब भी मतलब मेरे भी कभी अगर कम मार्क्स आते थे टेस्ट में, तो हमारे टीचर्स जो रहते थे वो हमें गाइड करते थे कि, और फिर एनालाइज करते थे साथ में बैठ के कि कहाँ पे मेरे मिस्टेक्स हो रही हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनको कैसे इम्प्रूव करना है। तो या फिर किसी टॉपिक में ज़रूरत है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती थी। तो वहाँ पे बहुत हेल्प होती है, और फिर वो सब चीज़ें जब चेक होते जाती है कि ये वाला पॉइंट हो गया, मैंने मतलब ये वाली मिस्टेक रेक्टिफाई कर ली, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है एंड में। ओके अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना आपको पसंद है? मुझे फ़िज़िक्स, डेफिनेटली फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मतलब जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो सकती है उन सब का एक्सप्लेनेशन फ़िज़िक्स से ही आता है। तो फ़िज़िक्स, उसके बाद मैथ्स, क्योंकि मैथ्स चाहिए फ़िज़िक्स करने के लिए। ओके और मैथ्स इन इटसेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, फिज़िक्स मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आसपास की चीज़ों से काफ़ी आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करने का आपका क्या तरीका था? क्योंकि इतनी अच्छी रैंक और इतने अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो लगती है। ऐसे में ये सोचना भी ज़रूरी है कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे अगर मैं पूछूँ, क्लासेस के अलावा कितने घंटे आपने दिए अपनी पढ़ाई को? तो क्लासेस के अलावा मैं जनरली 6 आवर्स टू 7 आवर्स स्टडी करता था, 6-7 आवर्स। उसमें से जनरली मेरा 3 आवर्स तो केमिस्ट्री रहता था, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करने की चीज़ें ज़्यादा रहती है और मैं उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहता था ताकि अच्छे से याद हो जाए चीज़ें।
बाकी मेन मोटिव यही रहता था कि जब क्लास हो रही है हमारी तो उस दिन हमें जो होमवर्क मिला है वो पहले कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मतलब जैसे केमिस्ट्री पढ़ना हो गया कि किसी बुक से पढ़ना है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी याद करनी है, या फिर कोई और भी चीज़ें होगी जैसे फिजिक्स भी पढ़ना हो गया, ओलंपियाड के लिए एक्स्ट्रा भी तैयारी करनी होती है, तो अगर उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम होगा तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बाकी टाइम डेडिकेट करता था। ओके अच्छा रिदम, कई बार हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में डाउट्स पूछने में बहुत हेजिटेट करते हैं, या क्लास के बाद भी वो बहुत सोचते हैं कि मैं डाउट पूछूं कि नहीं पूछूं। तो क्या रिदम के साथ ऐसा था? जैसे अगर मैं 11th की बात करूं, जब आप आए ही थे तब भी कभी ऐसा था कि हिचकिचाते थे? और क्या एक स्टूडेंट को नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि डाउट जब तक पूछोगे नहीं वो क्लियर ही नहीं होगा, डाउट डाउट ही रह जाएगा? तो शुरू में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था, फिर मैंने एक बार सोचा था कि मतलब मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ, बट फिर मुझे कोई रीज़न नहीं मिला तो फिर हिचकिचाने का, क्योंकि मतलब अगर डाउट नहीं पूछोगे जैसा आपने बोला तो क्लियर नहीं होगा, फिर आगे जाके फिर वही हैम्पर करेगा फाइनल एग्ज़ाम में अगर सिमिलर सा कुछ आ गया। तो मैं फिर डाउट्स पूछ ही लेता था क्लास में, एट द मोमेंट पूछ लेता था, नहीं तो 5-6 मिनट सोचने के बाद कि अगर खुद से रिजॉल्व हो जा रहा है डाउट, नहीं तो मैं पूछ लेता था सर से। अच्छा, बैकलॉग निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ओलंपियाड्स एग्जाम के दौरान रह जाता था और उसे आप कवर करते थे, लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स को बताना चाहो जो नेक्स्ट ईयर जेई को टारगेट कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी बैकलॉग रह जाता है तो स्टूडेंट्स पैनिक भी कर जाते हैं, कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो क्लासेस में चल रहा है फिलहाल उस पर ध्यान दूँ या जो मेरा रह गया है उसको कवर करूँ। ऐसे में रिदम ने क्या किया था? मतलब मेरा अगर कुछ क्लासेस में रह जाता था तो मैं जनरली पहले जो क्लासेस चल रही है मैं पहले उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था, और फिर उसके बाद अपना एक डेडिकेटेड टाइम, जैसे कि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपना पढ़ने का टाइम थोड़ा बढ़ा देता था, तो जैसे कि 1 to 2 आवर्स अ डे एक्स्ट्रा जो भी बैकलॉग रह गया है उन सारी चीज़ों पे मैं वो वाला टाइम देता था, बट मेन फोकस रहता था कि जो भी अभी क्लास में चल रहा है उसको मैं मिस ना करूँ किसी भी सेंस में। ओके अच्छा, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती थी? और जैसे स्टार्टिंग में जब भी आप 11th में साथ में हुए एलन के, तो जब भी टेस्ट होते थे तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए? क्योंकि होता है ना कि हम स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर चेंज करके रख लेते हैं कि इस बार मैं ये करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा। ऐसे में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए और वो कैसे हेल्प करते हैं आपको? मतलब जैसे इनिशियली मेरा ऐसा रहता था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स करता था मैं, बट फिर उसके बाद एक बार टीचर्स के साथ मैं जब डिस्कस कर रहा था तो टीचर्स का रिकमेंडेशन था कि एक बार ट्राई करो कि केमिस्ट्री पहले करके, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो जनरली कम टाइम में हो जाती है कंपेयर टू फिज़िक्स और मैथ्स। तो कम टाइम में जब हमारे पास ज़्यादा स्कोर आ जाता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और फिर हम अच्छे से कर पाते हैं। फिर मैंने वो वाली स्ट्रेटेजी ट्राई की, तो फिर मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स या फिर केमिस्ट्री मैथ्स फिज़िक्स करता था। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी हेल्प रहता है, मतलब और टीचर से डिस्कस करके मैंने ये सब किया। अच्छा, मॉक टेस्ट इसके अलावा अगर आप किसी स्टूडेंट को बताना चाहो तो किस किस वे में आपको इस अपने जेई की जर्नी में हेल्प करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा तो एक चीज़ ये होती है कि मेन डे के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो, मतलब प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है कि उस दिन कैसा टेम्परामेंट रहेगा, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत रिलेवेंट होते हैं जो कि जेई में आते हैं। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं एलन के उनमें प्रॉपर जो जेई के पैटर्न पे ही आते हैं क्वेश्चंस, तो उनसे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, और मेन बात है कि टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। ओके, टाइम मैनेजमेंट हो गया, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर मैं मेन डे जेई एडवांस्ड की बात करूँ, क्या एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी रिदम ने फॉलो की थी? और जो पहले से सोचते हैं क्या वो उस दिन कर पाते हैं? क्योंकि एक होता है पहले से सोचा तो ये था पर एग्ज़ाम हॉल में लगता है कि चीज़ें एकदम से अलग हो जाती हैं। क्या रिदम के साथ ऐसा हुआ? मतलब मैंने केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ्स ही किया एग्ज़ाम हॉल में, और ऐसा कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ एग्ज़ाम हॉल में, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि इतने सारे टेस्ट देने पे हमारा माइंड वैसे डेवलप हो गया था और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी कि कैसा होने वाला है सब कुछ, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। अच्छा, जेई एडवांस्ड क्योंकि हर कोई नहीं करता है, जेई मेंस के बाद ही स्टूडेंट रुक जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो वो जेई एडवांस्ड तक पहुँचते ही नहीं है। लेकिन जेई एडवांस्ड आपने दिया है क्योंकि पूरा दिन ही एग्जाम में चला जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। ऐसे में क्या बताओगे आप? उस दिन आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी वो तो आपने बता दी, लेकिन एक होता है ना कि पार्ट 1 करने के बाद में एग्जैक्टली जो ब्रेक टाइम होता है उसमें क्या चल रहा था दिमाग में? मैंने मतलब पहले से ही सब पेरेंट्स ने, मेरे बड़े भाई ने, वो भी,
क्योंकि आईटी दिल्ली में तो वो काफ़ी गाइड किया मुझे, और पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने बोला था कि पेपर 1 का बिल्कुल मत सोचना इन 2 पेपर के बीच में, क्योंकि अगर पेपर 1 का सोचोगे तो फिर टेंशन भी हो सकता है। तो मैं नहीं सोच रहा था वैसा कुछ, मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, सो गया था आधा घंटा और फिर खाना खाया और वापस चला गया। मतलब मुझे लगता है काम डाउन रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, काम सबसे काम ज़्यादा होना ज़रूरी चाहिए, है। बहुत बहुत काम होना चाहिए। अच्छा रिदम, क्या कोई रिचुअल आप फॉलो करते हो जब भी एग्जाम देने जाते हो उससे ठीक पहले? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती है कि ये मेरे लिए लकी होंगी, तो ऐसा कुछ रिचुअल आप फॉलो करते हो? एग्जाम में जाने से पहले क्या किया था? एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं बस भगवान से प्रार्थना किया कि जो भी हो अच्छा हो मेरे साथ, जैसा भी मेरे लिए बेस्ट हो वही आउटकम आए एग्ज़ाम में, और पेरेंट्स के आशीर्वाद लिए, टीचर्स के आशीर्वाद लिए, बस। ओके, पढ़ने की बातें तो हमने बहुत सारी की आपसे, और निश्चित तौर पे वो बहुत कुछ हेल्प भी करने वाला है उन स्टूडेंट्स को जो फिलहाल आपको सुन रहे हैं। इसके अलावा रिदम को क्या क्या शौक है? एग्ज़ाम के अलावा जैसे कई कई बार प्रेशर डेवलप हो जाता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते वक्त, तो मैं जनरली गाना सुनता था, मुझे गाना गाने का भी शौक है, मैं म्यूज़िक प्ले भी करता था कभी कभी सिंथेसाइज़र पे। और स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट है आपको? स्पोर्ट्स में जनरली हम टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन खेलते थे। बाकी मुझे क्रिकेट काफ़ी पसंद है। मैच देखा आपने? हाँ, लास्ट मैच कब देखा था? लास्ट मैच मैंने देखा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल्स वर्ल्ड कप का। ओके, वर्ल्ड कप देखा है आपने। हाँ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि हर समय पढ़ते रहना भी मुझे लगता है सही नहीं है, थोड़ा ब्रेक आपके माइंड को मिल जाता है, खुद को रिलैक्स करना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है एग्ज़ाम या मतलब किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वो फाइनली अफेक्ट ही करता है। तो प्रेशर रिलीव करते रहना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे। तो मेरा जब भी ऐसा कुछ होता था तो पेरेंट्स से बात कर लेता था मैं, भाई से बात कर लेता था, टीचर से बात कर लेता था, या दोस्तों से बात कर लेता था, या फिर गाने सुनता था। तो अच्छा, गाने सुनते भी थे, और जैसे आपने कहा कि मुझे गाने का भी शौक है, तो क्या कोई 2 लाइनें आप हमें सुनाना चाहोगे? हाँ, मुझे एक ही गाना अभी याद आ रहा है। ओके। तो हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, और म्यूज़िक वाक़ई आपको बहुत रिलैक्स कर देता है, और आपको तो ख़ैर मुझे लगता है सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गाने का शौक है तो आप खुद अकेले गुनगुना भी लेते होंगे। अच्छा, क्लासरूम में कभी ऐसा हुआ कि आपने, जब भी फन डे होता है, आप स्टेज पे गए और आपने कोई गाना गाया हो? किया है बहुत बार? स्टेज पे नहीं, बट मैं जनरली बेंचेस पे बैठ के गाता था कभी कभी, और दोस्त कई बार मजाक भी उड़ाते थे, बट चलता। पर चलता है, चलता है, हाँ, वो सब भी चलता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोटा आने के बारे में सोच रहे हैं, जो एलन के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भले वो जेईई की हो, नीट की हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? एक ऐसा शहर जहाँ बच्चे ही बच्चे हैं, ऐसे में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं, आपको क्या लगता है वो डिस्ट्रैक्शंस क्या-क्या हैं? अब डिस्ट्रैक्शंस पहला तो ये है कि फ़ोन जनरली रहता ही है बच्चों के पास, तो उस पे सोशल मीडिया हो गया, तो जैसे वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव रहता है। और जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो कि मतलब एक्चुअली बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, तो उनसे मतलब अगर उनको उन आदतों से निकाल पाए तो उनसे, नहीं तो फिर उनसे दूर रहना बेटर रहता है। बट ओवरऑल कोटा काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है, और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है। अच्छा रिदम, हॉस्टल लाइफ कितना ज़रूरी है, और हॉस्टल लाइफ कितना कुछ सिखा जाती है आपको? क्योंकि जब घर पे होते हैं तो सब कुछ मम्मी हमारे लिए पहले से अवेलेबल रखती है, मतलब हम बोले नहीं, चीज़ें हाजिर हैं। अकेले रहने में सब कुछ हमें ही करना है, तो अकेले रहकर क्या कुछ सीखा? अकेले रह के पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि हमें जो है कपड़े खुद से धोने पड़ते हैं। चीज़ें खुद से करनी है। हमें सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो रियलाइज़ होता है कि मतलब कितना इजी कर देती है मदर हमारे लिए सब कुछ। और हॉस्टल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सो के उठना, खुद का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सब खुद ही मैनेज करना रहता है, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा
डेवलपमेंट होता है एक इंसान का। अच्छा, आपके हॉस्टल रूम की मैं बात करूँ, आपका रूम कैसा था? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं बहुत कुछ उनकी वॉल पे लगा हुआ मिलेगा, मतलब लगेगा कि वो एक स्टूडेंट का रूम है। ऐसे में अगर रिदम का रूम पूछूँ तो कैसा था? नहीं, मेरा रूम नॉर्मल सा ही था। बस किताबें रखी हुई थी एक शेल्फ में, एक अलमारी थी, कबर्ड था, बस। बाकी वो तब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन के लिए चीज़ें रखते हैं जनरली स्टूडेंट्स दीवार पे कि मुझे ये रैंक चाहिए या फिर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो अगर इंट्रिंसिकली आ रहा है कि हाँ हमें यही करना है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कि खुद से अगर ठान लिया है कि हमें यही चीज़ चाहिए, तो फिर बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, अगर आपको अंदर से महसूस है और अंदर से आपने ठान रखा है तो निश्चित तौर पे वो वाला मोटिवेशन काम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाली है जो आप ही की तरह जेई एडवांस्ड को क्रैक करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और एलन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो भी आपका सपना हो वो पूरा हो और आगे भी आप ऐसे ही अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। और चलिए, रिदम की जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उन स्टूडेंट्स को हेल्प होने वाली है जो शायद रिदम की तरह ही जेई एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस सक्सेस जर्नी में हमें यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।